26 नवंबर 2008 की रात मुंबई की चमकती रोशनी अचानक गोलियों की आवाज में डूब गई। ये कोई साधारण आतंकी हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित ऑपरेशन था जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 60 घंटे तक चला ये हमला आधुनिक इतिहास के सबसे खौफनाक शहरी आतंकवादी हमलों में गिना जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला किसने किया, असली सवाल था इसके पीछे दिमाग किसका था। हमले की शुरुआत मुंबई के कई स्थानों पर लगभग एक साथ हुई। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कामा अस्पताल और लियोपोल्ड कैफे। हमलावर प्रशिक्षित थे, शांत थे और उनके पास साफ निर्देश थे। वे सिर्फ गोली नहीं चला रहे थे, वे एक संदेश दे रहे थे। जांच की शुरुआती दिनों में ही स्पष्ट हो गया कि यह हमला स्थानीय स्तर पर अचानक नहीं हुआ था, यह सीमा पार से संचालित ऑपरेशन था। भारतीय एजेंसियों ने तकनीकी निगरानी, फोन इंटरसेप्ट और पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब की पूछताछ के आधार पर एक नेटवर्क की पहचान की। पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा। कसाब की गिरफ्तारी इस केस का सबसे बड़ा मोड़ थी। उसने खुलासा किया कि हमलावरों को महीनों तक ट्रेनिंग दी गई थी, समुद्री रास्ते से घुसपैठ, हथियार संचालन और बंधक स्थिति से निपटने की तैयारी। लेकिन कसाब ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। हमले के दौरान उन्हें लगातार निर्देश मिल रहे थे। फोन कॉल्स को ट्रेस किया गया। इंटरसेप्टेड ऑडियो में हमलावरों को आदेश दिए जा रहे थे, किसे मारना है, कहां आग लगानी है और मीडिया का ध्यान कैसे बनाए रखना है। ये कोई अकेला ऑपरेशन नहीं था, ये रिमोट कंट्रोल आतंक था। जांच में जिन नामों पर सबसे ज्यादा ध्यान गया, उनमें एक नाम बार बार सामने आया, हाफिज सईद। वो लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और जमात-उद-दावा का प्रमुख चेहरा था। भारत ने आरोप लगाया कि वो हमले की साजिश का प्रमुख मास्टरमाइंड था। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को लंबे समय तक नकारा। इसके अलावा अमेरिकी पाकिस्तानी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली की गिरफ्तारी ने केस को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। हेडली ने अमेरिकी अदालत में कबूल किया कि उसने मुंबई में हमले से पहले कई बार रेकी की थी। उसने होटल, प्रवेश मार्ग और संभावित लक्ष्यों का वीडियो और फोटो तैयार किए थे। उसकी गवाही ने यह साबित किया कि हमला अचानक नहीं था, यह वर्षों की योजना का नतीजा था। हेडली ने अदालत में कहा कि वो लश्कर के ऑपरेटिव्स के साथ काम कर रहा था और उसे पता था कि उसका मिशन एक बड़े हमले की तैयारी है। उसकी स्वीकारोक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों को भी झकझोर दिया, क्योंकि इससे पता चला कि आतंकवाद का नेटवर्क सीमाओं से परे फैला हुआ है। 26/11 की जांच सिर्फ अपराधियों की तलाश नहीं थी, ये वैश्विक आतंकवाद के ढांचे को समझने की कोशिश भी थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका सहित कई देशों के साथ मिलकर सबूत साझा किए। संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन न्याय की प्रक्रिया जटिल रही। राजनीतिक तनाव, राजनयिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं ने मामले को उलझा दिया। आज भी कई परिवारों के लिए सवाल बाकी है, क्या असली मास्टरमाइंड को पूरी सजा मिली? 26/11 ने सुरक्षा एजेंसियों की सोच बदल दी। भारत ने तटीय सुरक्षा मजबूत की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई और आतंकवाद से निपटने की रणनीति को अपडेट किया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मानसिक था। लोगों ने समझा कि आधुनिक आतंकवाद सिर्फ बम और बंदूक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। हमले के बचे हुए लोगों की कहानियां इस घटना की असली विरासत हैं। होटल स्टाफ जिन्होंने मेहमानों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, पुलिस अधिकारी जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद मुकाबला किया और आम नागरिक जिन्होंने डर के बीच साहस दिखाया। 26/11 की साजिश के पीछे के दिमाग को समझना जरूरी है, नफरत को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। आतंकवाद सिर्फ एक देश पर हमला नहीं करता, ये मानवता पर हमला करता है। आज हर साल 26 नवंबर को मुंबई रुक कर याद करती है उन 166 लोगों को जो उस रात घर नहीं लौटे, और साथ ही याद करती है कि डर के सामने झुकना ही आतंकवाद की जीत है। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है सतर्कता की, न्याय की तलाश की और उस सवाल की कि क्या हम इतिहास से सीखते हैं या उसे दोहराते हैं। अगला टॉपिक्स किस पर चाहिए, कमेंट्स में बताएं और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।